क्लास 6 में हिंदी संस्कृत व्याकरण और शब्द रूप प्रयोग इस लेसन में, इस अध्याय में चैप्टर नंबर 3 लिंगानुसारम यानी शब्द रूप प्रयोग के अंतर्गत जो मुख्य हमारा टॉपिक था, वस्तु विषय चल रहा है, वह है लिंग के अनुसार देखना। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के तीनों भेदों को क्रम से देखते हुए हम आगे बढ़ रहे थे, इन शब्दों को देखते हुए चल रहे थे, जिसमें हम लोगों ने शब्दों को प्रयोग किया था विभक्ति के अंतर्गत, अर्थात प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी तक हम लोग पहुंच गए थे। अपादान यानी कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान और अपादान, इन कारकों को, इन विभक्तियों को हम लोगों ने देख लिया है। अब इसी के अंतर्गत कैसे लिंग को हम और पहचान सकते हैं, किन विभक्तियों के माध्यम से, तो अतिरिक्त हमारी दो विभक्तियां बची हैं जो हैं षष्ठी, सप्तमी और अंत में है संबोधन। इन तीन विभक्तियों के अंतर्गत हम लोग आगे वाक्यों को कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे अपनी भाषा में हम इसको प्रयोग कर सकते हैं, इसको भी देखना चाहिए। इसको हम आगे इस क्रम में आगे देखते हैं। तो पिछली बार हम लोगों ने चतुर्थी और पंचमी विभक्ति का प्रयोग देखा था। अब इस आगे के क्रम में हम लोग षष्ठी प्रयोगा और सप्तमी प्रयोगा देख रहे हैं, जो कि पेज नंबर 31 पर 31 पर पेज नंबर पर दिया हुआ है। तो चित्र में कुछ वर्णित है, कहानी, एक स्टोरी है। उस चित्र के अनुसार जो वाक्य लिखा हुआ, उस वाक्य को हम देखते हुए उस वाक्य का हिंदी अर्थ देखेंगे। उस वाक्य में कौन सा, उन शब्दों में वचन कौन सा है, किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, और वह पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग अथवा नपुंसकलिंग है। इन शब्दों के व्यवहार से हम यह समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कि जैसे वाक्य को प्रयोग किया जा सकता है शुद्धता से। तो देखिए पेज नंबर 31 पर सबसे पहला प्रयोग अब आ रहा है षष्ठी प्रयोग। षष्ठी व्यक्ति का हम लोग प्रयोग करना अब देखने जा रहे हैं। तो बोले कि इदम रमेशस्य गृहम अस्ति, यह वाक्य है। अगला वाक्य षष्ठी में सुरेखायाः गृहम दूरम अस्ति, अगला वाक्य है। इसके बाद आ रहा है पेज नंबर यहाँ पर, बोले कि पुष्पस्य सुंदरता दर्शनीया। तो इन तीन वाक्यों को हम देखकर यह समझते हैं कि षष्ठी व्यक्ति को कैसे यूज़ किया जाए, कैसे प्रयोग करेंगे षष्ठी व्यक्ति में वाक्यों को, और कैसे अर्थ समझा जाएगा। तो षष्ठी व्यक्ति में सबसे पहले हम कारक जान लें। कौन सा कारक आता है? षष्ठी व्यक्ति का कारक है संबंध कारक। अर्थात षष्ठी व्यक्ति में इसका एक मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि परिभाषा तय कर लेते हैं कि षष्ठी व्यक्ति में हमारा कारक आता है संबंध कारक, यानी कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और संबंध। षष्ठी व्यक्ति में संबंध कारक है। अर्थात ये जो कारक है हमारा छठवां कारक है, जो षष्ठी विभक्ति है। इस विभक्ति में, इस कारक में आप किन्हीं व्यक्ति या किसी वस्तु का किसी अन्य माने दूसरे व्यक्ति या वस्तु से, स्थान से संबंध बताते हैं, व्यक्त करते हैं। देखिए, किसी व्यक्ति या वस्तु स्थान का किसी अन्य दूसरे व्यक्ति या वस्तु स्थान से संबंध को बताना ही षष्ठी विभक्ति का काम है, यानी कि संबंध कारक का यह काम है। इसलिए कि कारक में खुद ही लिखा हुआ है संबंध कारक, यह किसी न किसी चीज़ का संबंध दूसरे से जोड़कर बताएगा। यह आपको बता देगा कि यह थिंग या वस्तु किससे रिलेटेड है, इसका संबंध किससे है, किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु या किसी स्थान से, अन्य से, किसी अपेक्षा दूसरे की इसमें बनी रहती है। यानी एक वस्तु, एक व्यक्ति या एक स्थान की अपेक्षा, यानी वो आशा करता है कि वह दूसरे से जुड़े, उसका संबंध किसी और दूसरे से बताया ही जाए। तो इस प्रकार से अन्य कौन बचेगा? तो अन्य बोले अन्य कोई व्यक्ति या वस्तु या कोई स्थान हो सकता है, उसी से उसका संबंध हो सकता है। जैसे बोला जाए कि सामान्य तौर पे यह पेन किसकी है, किसी स्थान पर कोई पेन गिरी हुई है, तो हम उठाते हैं, पूछते हैं भाई ये पेन किसकी है। तो ये पेन किसकी है पूछने का मतलब है यह पेन का अधिकार रखने वाला, यह पेन का संबंधी कौन है, यह किसके संबंध में आती है। तो कोई बोलता है हाँ यह हमारी पेन है, गिर गई, तो उस व्यक्ति का संबंध इस पेन से था, तो वह ले लेता है। अब अगला बोला जाए कि दिल्ली शहर का संबंध किस राज्य से है, तो दिल्ली जो शहर है, जो सिटी है, वह किस राज्य के अंतर्गत आती है? वह आती है, दिल्ली सिटी आती है। दिल्ली एक प्रकार का राज्य है, एक खुद राज्य ही है दिल्ली, और उसी शहर का नाम दिल्ली भी है। वही दिल्ली कई भागों में बटी, पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, दिल्ली में बटा हुआ कई भाग। तो बोले कि वह जो दिल्ली राज्य है, तो इस प्रकार से मान लीजिए एक उदाहरण देते हैं, दिल्ली को समझने में दिक्कत हो रहा है, तो मान लीजिए हम उदाहरण लेते हैं मुंबई का। मुंबई एक शहर का नाम है, वह किस राज्य के अंतर्गत आती है? वह आती है महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत। अब महाराष्ट्र एक जो राज्य, जो स्टेट है, उसमें कई सारे जिले आते हैं, कई सारे शहर हैं। एक है पुणे है, थाने है, एक है आपका क्या कहते हैं मुंबई खुद है।
तो इस प्रकार से कई सारे जिलों को आने के अंतर्गत तो मुंबई शब्द का वो किससे बिलोंग कर रही है, वो उसका संबंध मुंबई शहर का बिलोंग यानी कि उसका संबंध किससे, तो महाराष्ट्र राज्य से है, महाराष्ट्र राज्य से है। तो इस प्रकार से संबंध हम बताते हैं कि कौन सी चीज़ किसको बिलोंग करती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो आप बताते हैं मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मैं आंध्र प्रदेश का रहने वाला हूँ। तो दिस थिंग बिलोंग्स टू, कहाँ को बिलोंग करती है, उसका संबंध किससे है, यही षष्ठी कारक का, संबंध कारक का बस इतना ही कार्य है कि वह किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का किसी अन्य दूसरे व्यक्ति या वस्तु स्थान से संबंध जोड़कर रिलेशनशिप के बारे में बताती है। इतना सही बस इसका कार्य है। और इसी से हम समझ पाएंगे कि षष्ठी संबंध का यानी कि षष्ठी कारक का, संबंध कारक का यह वैसे प्रयोग हम अपने वाक्यों में कर सकते हैं संस्कृत भाषा में। अभी तक हम लोगों ने एक परिभाषा देखी, षष्ठी कारक क्या है, संबंध कारक क्या है, षष्ठी विभक्ति क्या है, यह समझा। अब हम लोग इसको वाक्यों में भी पिरोकर देखते हैं। तो पहला वाक्य आया इदम रमेशस्य गृहम अस्ति, इसका अर्थ देखें, वचन देखें और इसके बाद हम लोग षष्ठी कारक संबंध कारक को भी पहचानेंगे। इसमें आया इदम रमेशस्य गृहम अस्ति, देखिए वाक्य है इदम रमेशस्य ताला विषय है रमेशस्य गृहम, इदम रमेशस्य गृहम अस्ति, यह वाक्य है। तो वाक्य हमारा कि इदम रमेशस्य गृहम अस्ति, इदम शब्द का अर्थ होता है यह, इदम शब्द का अर्थ होगा यह, इदम माने यह, किसी व्यक्ति किसी वस्तु के लिए इदम शब्द का प्रयोग करते हैं। अब इसके बारे में बताएंगे। रमेशस्य किसी व्यक्ति का नाम है, रमेश नाम विशेष, किसी का नेम, तो रमेश किसी का क्या है, नाम है, संज्ञा विशेष है, ठीक है, नाम कह लीजिए या संज्ञा कह लें, किसी व्यक्ति का यह नाम है, संज्ञा रमेश। अगला बोले गृहम, गृहम शब्द का अर्थ होता है घर, होम, हाउस जिसको आप कहते हैं, गृह माने घर, भवन, ठीक है, आश्रम। अगला बोले अस्ति, अस्ति शब्द का अर्थ होता है। तो बोल रहे हैं वाक्य में कि इदम यह जो दिख रहा है हमको सामने, रमेशस्य रमेश नाम के किसी व्यक्ति का, किसी पुरुष का, किसी व्यक्ति का गृहम घर अस्ति है, यह रमेश का घर है। अब ये जो घर हमको दिख रहा है, हम घर के बारे में बात कर रहे हैं, ये जो घर नाम की वस्तु है, जो एक स्थान है, यह किसको बिलोंग करती है, यह इसका मालिक कौन है, इसका संबंध किस व्यक्ति से, तो बोले रमेश नाम के किसी एक व्यक्ति से है, वह इसका अधिपति, वह इसका स्वामी, वह इसका मालिक है। तो किसी व्यक्ति या वस्तु का स्थान का संबंध किसी अन्य दूसरे व्यक्ति या वस्तु से बताया जा रहा है, अर्थात किसी घर नाम की किसी वस्तु का स्थान का संबंध किसी अन्य माने रमेश नाम के किसी व्यक्ति विशेष से जोड़ा जा रहा है, संबंध बताया जा रहा है। यही संबंध बताने का काम षष्ठी व्यक्ति यानी कि संबंध कारक करता है। तो इदम शब्द का अर्थ हुआ यह, रमेश किसी व्यक्ति का नाम विशेष है, संज्ञा है, गृहम शब्द का अर्थ हो गया घर, और अस्ति माने है। यह समझ लिए अर्थ। अब देखिए हम लोग समझते हैं कि इदम शब्द क्या कह रहा है, अर्थात इदम शब्द हमेशा नित्य ही, माने यह समझ ले बात कि इदम शब्द हमेशा किसी नपुंसक लिंग वाले या किसी निर्जीव वस्तु के लिए ही प्रयोग किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, उदाहरण के तौर पर गृहम शब्द देख लीजिए। गृहम शब्द क्या है, गृहम शब्द को बोलने से घर के बारे में पता चलता है, और गृहम शब्द का जब आप रूप चलाएंगे तो बनेगा गृहम गृहे गृहाणि, भवनम भवने भवनानि, जलम जले जलानि, हाँ, पवनम पवनम भवने पवन, नहीं सॉरी पवन का तो नहीं चलेगा, इसका चलेगा वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणि। तो गृह ये जो शब्द है, गृहम जो रूप बना है, यह शब्द है नपुंसक लिंगवाची। गृहम शब्द क्या है, नपुंसक लिंगवाची। क्यों, क्योंकि ये जल के तरह, फल के तरह इस प्रकार से यह रूप चलता है। तो गृहम शब्द क्या हो गया, नपुंसक लिंगवाची। अब गृहम शब्द के लिए जो विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है, विशेषता बतलाने वाला इदम शब्द है। तो गृहम शब्द क्या है, संज्ञा है, गृहम शब्द संज्ञा है, नाउन है। इसकी विशेषता कौन बतला रहा है, पूछा कौन सा घर, तो बोला यही घर, ये जो घर दिख रहा है। तो यह शब्द जो बताने वाला है इदम शब्द क्या है, यह सर्वनामिक विशेषण है, यह विशेषता बतला रहा है इदम शब्द। तो बोले कि इदम शब्द जब यह विशेषता बतला रहा है, तो जैसा हमारा नाउन होगा उसी के अनुसार ही हम क्या करते हैं, विशेषण का भी प्रयोग करते हैं। अगर नाउन हमारा पुल्लिंग का है तो पुल्लिंगवाची हम विशेषण का प्रयोग करते हैं। अगर नाउन हमारा स्त्रीलिंगवाची है तो स्त्रीलिंगवाची विशेषण का प्रयोग करते हैं। अगर नपुंसकलिंगवाची हमारा संज्ञा है तो उसी प्रकार से हम विशेषण भी नपुंसकलिंग का प्रयोग करेंगे।
तो समझने की बात यह है कि अगर हमारा गृह शब्द नपुंसक लिंगवाची है तो हमने विशेषण के रूप में जो इदम शब्द का प्रयोग किया, यह इदम शब्द भी नपुंसक लिंगवाची है। अर्थात इदम शब्द हमेशा सिर्फ और सिर्फ किसी नपुंसक लिंगवाची शब्दों के लिए प्रयोग किया जाएगा, अर्थात किसी निर्जीव वस्तुओं के लिए ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यह शब्द भी क्या हो गया, नपुंसक लिंगवाची बन गया। तो इदम शब्द हमेशा सिर्फ और सिर्फ किसी निर्जीव वस्तु के लिए प्रयोग करेंगे, निर्जीव के लिए, अर्थात नपुंसक लिंग में आने वाले गिने जाने वाले शब्दों की विशेषता को बतलाने के लिए इदम शब्द का प्रयोग करेंगे। तब कब करेंगे, जब उसका अर्थ निकले यह इदम माने यह। तो इदम शब्द का अर्थ हुआ यह। इदम शब्द किस लिंग में आता है, इदम शब्द नपुंसक लिंग में आता है। क्यों इदम शब्द नपुंसक लिंग में आता है, बोले कि यह किसके लिए विशेषता के प्रयोग किया, तो गृहम शब्द। गृहम शब्द क्या है, नपुंसक लिंगवाची है। गृहम शब्द को बोलने से नपुंसक लिंग के बारे में बोला। कैसे, देखिए हम लिंग का निर्धारण कैसे करेंगे, उसको बोल करके वाक्य का प्रयोग करें, इससे भी नहीं समझ आ रहा है तो आप उस शब्द का रूप चलाइए। जैसे बालका बालकौ बालका, बालिका बालिके बालिका, फलम फले फलानी, जलम जले जल जलानी, उसी तरह रूप चलाएंगे गृह का, तो गृहम गृहे गृहाणी। गृह शब्द क्या है, नपुंसक लिंगवाची है। इसी गृह की विशेषता बतलाने वाला यह इदम शब्द है। गृहम शब्द क्या है, संज्ञा है, नाउन है, इसका विशेषण बन गया कौन, इदम शब्द। यह घर, वह घर, वो घर इत्यादि, यह सभी शब्द क्या है, ये सब विशेषता बतलाने वाले हैं, विशेषण बन जा रहा है। तो इदम शब्द क्या है, इदम शब्द नपुंसक लिंगवाची है। और इदम शब्द का अर्थ होगा यह, जिसका आप दिस के रूप में प्रयोग करते हैं, यह कहते हैं, यह वह। अगला शब्द आया रमेश। रमेश क्या है, नाम है किसी का। रमेश किसी व्यक्ति विशेष का, बालक का, किसी व्यक्ति का, पुरुष का, बॉय का, लड़के का नाम हो सकता है। तो बोले यह जो रमेश नाम है, इसको बोलने से किसके बारे में बोध होता है, तो बोले कि किसी पुरुष बॉय, किसी लड़के के बारे में, संज्ञा के बारे में पता चलता है। तो रमेश नाम का कोई लड़का है या लड़की, कोई पुरुष है, महिला है, स्त्री है, पुरुष है, तो बोले नहीं, रमेश नाम तो किसी पुरुष का, किसी बॉय का, किसी लड़के का ही हो सकता है, होना चाहिए, होगा। तो रमेश नाम का जब हमको पुरुष के बारे में पता चला तो इसका रूप चलाएंगे। रूप कैसे समझा जाएगा, तो बोले राम की तरह चलाइए, बालक की तरह चलाइए, छात्र की तरह चलाइए, देव की तरह चलाइए, वृक्ष की तरह चलाइए। कैसे रूप चलेंगे, बोले वृक्षा वृक्षौ वृक्षाः, देवः देवौ देवाः, रामः रामौ रामौ, उसी तरह चलेगा रमेशः रमेशौ रमेशाः। अर्थात पता चल गया कि रमेश नाम से हम किसी पुरुष के बारे में, पुल्लिंग के बारे में जानेंगे। अतः रमेश शब्द क्या बन गया, पुल्लिंगवाची बन गया। क्यों, क्योंकि रमेश नाम को बोलने से किसी बॉय, किसी लड़के, किसी पुरुष, किसी व्यक्ति के बारे में बोध होता है, पता चलता है। अर्थात किसी व्यक्ति, पुरुष, बालक का ही नाम रमेश होता है, किसी महिला, किसी लड़की का नाम रमेश नहीं रखा जाएगा। क्यों, क्योंकि वह फिट नहीं बैठेगा। पुरुषवाचक शब्द हमें व्यक्त कर रहा है रमेश, इस प्रकार से यह पुल्लिंगवाची बन गया। तो इदम शब्द बना नपुंसक लिंगवाची, रमेश शब्द है पुल्लिंगवाची, पुरुष का बोध करा रहा, इदम शब्द किसी नपुंसक निर्जीव के बारे में बोध कराता था, इदम शब्द नपुंसक लिंगवाची बन गया। गृहम शब्द का रूप चलाया था, गृहम गृहे गृहाणी, जलम जले जलानी, भवनम भवने भवनानी। तो गृहम शब्द क्या बन गया, नपुंसक लिंगवाची, जिसका अर्थ होता है घर, होम, हाउस। अगला शब्द है अस्थि। अस्थि एक प्रकार का भाववाचक शब्द है, अस्थि माने है। तो अस्थि शब्द में आप लिंग निर्धारण नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि अस्थि एक वर्ब फॉर्म है, वर्ब है, क्रिया है। अस्थि माने है, किसी चीज के होने अर्थ में बता रही है। तो अस्थि शब्द का अर्थ हुआ है, जिसको आप इसके लिए प्रयोग करते हैं। तो बोले अस्थि माने है, अस्थि शब्द क्या है, अस्थि शब्द हमारा आएगा क्रिया के अंतर्गत। अस्थि शब्द क्या है, क्रिया है, वर्ब फॉर्म है। तो बोले कि कितने घर हैं, बोले कि नहीं नहीं, घर तो कितने नहीं है, एक ही घर है। कितने लोग का है, तो एक ही व्यक्ति का है, अर्थात कोई एक ही व्यक्ति है जिसका एक ही घर है। तो गृह शब्द को कहने से एक के बारे में, एक वचन के बारे में पता चलता है। रमेश कहने से किसी एक व्यक्ति के बारे में ही पता चलता है। अतः रमेश एक वचन का कर्ता है और एक वचन का कर्म है गृहम। इदम शब्द भी क्या है, एक वचन का ही है। अब वचन भी देखेंगे तो अस्थि शब्द क्या है, एक वचन का है, क्रिया है। तो अस्थि शब्द को कहने से हमें होने का, भाव होने का पता चलता है। अतः अस्थि शब्द क्या है, क्रिया है, वर्ब है। और अस्थि शब्द किस धातु से बना है, देखिए क्रियाएं होती हैं, क्रियाओं को धातु से निर्माण किया जाता है, धातु से, किसी मूल शब्द से क्रियाएं बनती हैं। अतः अस्थि शब्द का मूल धातु कौन है, मूल शब्द कौन है, तो वह है अस धातु, अर्थात अ दंत स में हलन, अर्थात इस अस धातु से अस्थि शब्द बना हुआ है। तो जो भी क्रियाएं होती हैं वह किसी न किसी मूल धातु से बनकर उत्पन्न होती हैं, बनती हैं। अब तक हम लोगों ने शब्दों के अर्थ देखा, उनके लिंग का निर्धारण किया। अब वचन देखते हैं। वचन माने संख्या।
यानी कि इस शब्द को बोलने से कितने व्यक्ति वस्तु स्थान के बारे में बोध हो रहा है। वचन यह निर्धारित करता है। वचन की परिभाषा आपको बताया जा चुका है। तो अब अगला क्रम आ रहा है वचन का। नंबर, वचन माने नंबर ऑफ समथिंग। तो बोले इदम शब्द को कहने से किसी एक वस्तु के बारे में, किसी एक निर्जीव, किसी एक नपुंसक लिंगवाची वस्तु के बारे में बोध होगा। अतः इसमें कौन सा वचन हो गया? तो एक वचन। यानी इदम शब्द किसी एक वस्तु के बारे में, निर्जीव नपुंसक लिंगवाची किसी एक वस्तु के बारे में ही बोध कराएगा। अतः इदम शब्द में एक वचन हो गया। इसका रूप चलेगा इदम इमे इमानी। इदम इमे इमानी। इदम माने एक, इमे माने यह दो, इमानी माने यह बहुत सारे। कौन? नपुंसक लिंगवाची निर्जीववाची वस्तुओं के बारे में बोध करेंगे। तो इदम एकम गृहम, यह एक घर है। तो एक घर के बारे में विशेषता बतला रहा है इदम। इस नाते इदम शब्द में एक वचन का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि घर भी एक ही है। जैसा हमारा नाउन है, जैसी संज्ञा है, वैसा ही विशेषण का प्रयोग करेंगे। अगला शब्द है रमेशस्य। तो बोले रमेश शब्द जब पुल्लिंगवाची है, राम की तरह चल रहा है, तो राम शब्द का षष्ठी व्यक्ति में क्या चलता है? अब देखिए, अब यहाँ पर समझने वाली बात है, षष्ठी व्यक्ति का हम लोग देख रहे हैं। तो षष्ठी व्यक्ति में जब बताए, जब किसी व्यक्ति या वस्तु का स्थान का संबंध किसी अन्य दूसरे व्यक्ति या वस्तु से होता है, तो हम संबंध जिस व्यक्ति या वस्तु से बताते हैं उस शब्द में हम षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। समझने वाली मेन बात यहाँ पर यह है कि जब हम बताए गृह का संबंध, घर का संबंध किस दूसरे व्यक्ति या वस्तु से है, तो बोले व्यक्ति से है। कौन है व्यक्ति? रमेश है। तो जिस व्यक्ति या वस्तु से संबंध हम बताते हैं उस शब्द में स्य माने षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। अब वह संख्या में एक होगी तो एक वचन लगेगा, दो होंगे तो दो वचन, द्विवचन का प्रयोग करेंगे, बहुत होंगे तो बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से एक ही व्यक्ति है, रमेश नाम का कोई एक ही व्यक्ति, अतः रमेश शब्द के षष्ठी व्यक्ति में एक वचन का यह शब्द हुआ रमेशस्य। जैसे रामस्य, देवस्य, वृक्षस्य, भवनस्य। तो इस प्रकार से शब्द बन गया रमेशस्य। रमेश का घर है, रमेशस्य गृहम, सुरेशस्य गृहम, रामस्य गृहम, वृक्षस्य। तो इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग करते हुए समझ में आया कि रमेशस्य यह शब्द षष्ठी व्यक्ति के एक वचन का यह शब्द है। क्यों? क्योंकि एक ही रमेश है, अतः एक वचन का प्रयोग किया गया है। हमारा जो कर्ता है, जो मालिक है, जो अधिपति है गृह का, वह एक ही, अतः एक वचन का शब्द का प्रयोग किया, बन गया रमेशस्य। गृहम शब्द, गृहम शब्द का अर्थ नपुंसक लिंगवाची शब्द गृहम। गृह कितने घर हैं? एक ही घर के बारे में बात हो रही है, एक ही घर किसी का है, तो बोले गृहम शब्द में कौन सा बन गया? एक वचन बन गया। तो गृह शब्द नपुंसक लिंगवाची है, अतः इसका जब रूप चलाएंगे तो बनेगा गृहम, गृहे, गृहाणी। किसका घर है? तो एक व्यक्ति का ही घर है, तो गृह शब्द क्या हो रही है? गृहम। तो गृहम शब्द प्रथमा व्यक्ति के एक वचन में बनेगा गृहम। यह किसका घर है? तो रमेशस्य गृहम, रमेश का। तो षष्ठी व्यक्ति में रमेशस्य बन गया, क्योंकि रमेश का है, संबंधवाचक बता रहा है रमेश, रमेश से संबंधित है घर, कर्ता यह है, मालिक यह है, तो इससे षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग किए। अब जो वस्तु है उसमें एक वचन का प्रयोग किए, षष्ठी प्रथमा व्यक्ति के एक वचन का रूप प्रयोग बनेगा गृहम, गृहम, गृहे, गृहाणी। तो एक प्रथमा व्यक्ति के एक वचन में शब्द बनेगा गृहम। अस्ति, अस्ति माने है। तो पूछे कितने हैं, क्या है? तो बोले एक ही घर है, अतः अस्ति शब्द का प्रयोग किया। तो अस धातु में बनता है अस्ति, स्तः, संति। अस्ति माने एक हैं, स्तः माने दो हैं, संति माने बहुत हैं या तीन हैं। तो अस्ति कितने घर हैं? एक ही तो घर है, इस नाते अस्ति शब्द एक वचन का प्रयोग किया। अतः अस्ति शब्द में कौन सा वचन है? अस्ति शब्द में एक वचन है। क्यों? क्योंकि अस्ति शब्द बोलने से किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बोध होता है। यहाँ पर स्थान के बारे में बोध हुआ, वस्तु के बारे में बोध हुआ, जो कि गृह हमारा घर है। तो इस प्रकार से शब्दों के अर्थ, उनके लिंग और उनके वचनों को आपने देखा, जिसमें हमारा मुख्य रूप से हमको देखना था रमेशस्य, अर्थात रमेशस्य षष्ठी व्यक्ति के एक वचन में यह शब्द बनता है रमेशस्य। ध्यान दे, आराम से इस बात को समझ सकते हैं। जब भी किसी शब्द के अंत में, यानी कि जब भी किसी शब्द के अंत में स्य दिखाई देता है, आधा स और य दिखाई दे, वह शब्द निश्चित रूप से षष्ठी व्यक्ति का ही होता है। षष्ठी व्यक्ति कौन से वचन का होता है? तो एक वचन का होता है। अर्थात जब किसी शब्द के अंत में स्य दिखाई दे, आधा दंत स और य दिखाई दे, तो वह शब्द निश्चित रूप से ही संस्कृत में क्या होगा? षष्ठी व्यक्ति के एक वचन का वह शब्द होगा, गिना जाएगा, ऐसा समझा जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा इदम रमेशस्य गृहम अस्ति, यह वाक्य को हम लोगों ने वचन, विभक्ति और अर्थ तीनों चीजों को समझा। अब अगला वाक्य आ रहा है, इसमें लिखा हुआ है सुरेखायाः दूरम गृहम दूरम अस्ति। अब इसमें देखिए,
अगला वाक्य है, बोले हैं सुरेखायाः गृहं दूरम अस्ति। सुरेखायाः, हाँ, तो वाक्य है सुरेखायाः गृहं दूरम अस्ति। पहले वाक्य का अर्थ देख लेते हैं, शब्दों का अर्थ समझते हैं। सुरेखायाः किसी महिला, किसी बालिका, किसी लड़की विशेष का नाम, संज्ञा। तो सुरेखा क्या है? एक प्रकार की संज्ञा है, या यह एक प्रकार का किसी व्यक्ति विशेष का, महिला विशेष का नाम है, नेम। गृहम, गृहम शब्द का आप अर्थ समझ चुके हैं, घर, हाउस, होम कह लें। दूरम, दूरम शब्द का अर्थ होता है दूर, लॉन्ग। दूरम शब्द का अर्थ होगा दूर, इसको लॉन्ग डिस्टेंस। अगला अस्ति माने है, वही शब्द है जो आप देख चुके हैं अभी, अस्ति है। तो बोले सुरेखायाः गृहम दूरम अस्ति भवान। क्या हुआ? तो बोले सुरेखा नाम की जो लड़की है, बालिका है, उसका घर बहुत दूर है, पास में नहीं है। दूरम अस्ति, दूर है। दूरम माने दूर, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में है। तो अगला वाक्य आया सुरेखायाः गृहम दूरम अस्ति। अब इस वाक्य को समझा जाए। सुरेखायाः किसी व्यक्ति विशेष, महिला, किसी बालिका, लड़की का नाम विशेष, संज्ञा हो गया। गृहम माने घर, दूरम माने दूर, लॉन्ग डिस्टेंस, अस्ति माने है। तो बोले सुरेखा नाम की किसी लड़का, किसी लड़की, किसी बालिका, किसी महिला का घर कहाँ है? बहुत दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस पर है। अतः अब इसके बाद हम लोगों ने अर्थ देख लिया। अब आगे अगला क्रम आता है समझने का लिंग में। बोले सुरेखा, लता, रमा, छात्रा, बालिका, इन शब्दों को आप बोलने से समझेंगे स्त्रीत्व की विवक्षा होगी, स्त्रीलिंग का बोध होता है। अतः इस प्रकार से सुरेखा शब्द क्या हुआ? सुरेखा किसी महिला विशेष का, किसी बालिका का, किसी लड़की का ही नाम हो सकता है। सुरेखा किसी पुरुष का, किसी बालक का, किसी लड़के, किसी आदमी का नाम नहीं रखा जाएगा। इस प्रकार से सुरेखा शब्द क्या हो गया? स्त्रीलिंगवाची हो गया। अब इसको समझने के लिए कि स्त्रीलिंगवाची ही है, यह कन्फर्म होना चाहिए। अतः इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हम उस शब्द का रूप चलाएंगे। रमा, बालिका, छात्रा की तरह आप जो रूप जानते हैं, लता, इन सभी शब्दों की तरह रूप को चलाएंगे तो आपको आराम से यह समझ में आ जाएगा इजली। तो सुरेखा का रूप चलेगा सुरेखा, सुरेखे, सुरेखाः। जैसे लता, लते, लताः, रमा, रमे, रमाः, छात्रा, छात्रे, छात्राः, बालिका, बालिके, बालिकाः। तो जब आप सुरेखा शब्द का रूप चलाएंगे तो षष्ठी व्यक्ति के, यानी कि देखिए षष्ठी विभक्ति में जब आप रूप चलाएंगे तो षष्ठी व्यक्ति के एक वचन में यह आपको रूप मिलेगा। एक वचन में यह रूप मिलेगा। षष्ठी व्यक्ति के एक वचन में रूप बनेगा सुरेखायाः, लतायाः, रमायाः, देवायाः, छात्रायाः। उसके बाद बन जाएगा मान लीजिए बालिकायाः, छात्रायाः, तो उसे बन जाएगा सुरेखायाः। अर्थात इसका अर्थ निकल गया तो सुरेखायाः, सुरेखा का, रमा का, लता का, शाखा का, महिला का, बालिका का। तो षष्ठी व्यक्ति जो संबंध कारक उसका चिन्ह क्या है? का, के, की। जैसे वाक्य में वो भी ऊपर आया था, हम लोग देखे थे रमेशस्य, तो किसका गृह है? तो रमेश का गृह, का अर्थ जोड़ा जाएगा, का, के, की अर्थ निकलेगा। कारकों के चिन्ह विभक्तियों में जुड़ते हैं। ये कारकों के चिन्ह की आवश्यकता और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इतनी ही आवश्यकता है कि वह जब जिस व्यक्ति के शब्दों के साथ प्रयोग होते हैं वह अपने कारकों के चिन्हों के जो अर्थ हैं, कर्ता ने, कर्म को, ये सारे अर्थों को वह वाक्य में पिरोते हैं। वह उन अर्थों से ही वाक्य को समझा जाता है, जाना जाता है, और इसी अर्थ के द्वारा ही हम संबंध कारक है, कौन सा कारक है या कौन सी व्यक्ति, इस बात को समझ पाते हैं, जान पाते हैं। अतः कारकों के जो चिन्ह हैं, कर्ता ने, कर्म को, करने से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, यह इस प्रकार से सहायता करते हैं वाक्य को समझने में। तो सुरेखा शब्द का षष्ठी व्यक्ति के एक वचन में बनेगा। सुरेखा शब्द स्त्रीलिंगवाची, किसी महिला, किसी बालिका, लड़की विशेष का नाम हो सकता है। अतः सुरेखा शब्द का बना षष्ठी व्यक्ति के एक वचन में शब्द बनेगा सुरेखायाः, रमायाः, लतायाः, छात्रायाः, बालिकायाः। तो अर्थ निकलेगा कि सुरेखा नाम की किसी लड़की का क्या है? तो बोले कि गृहम, घर है,
तो गृह शब्द क्या है? नपुंसकलिंगवाची है। कैसे समझेंगे? रूप चला लीजिए, बनेगा गृहम गृहे गृहाणि, भवनम भवने भवनानि, जलम जले जलानि, वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणि। तो जब आप रूप चलाएंगे गृहम शब्द का तो प्रथमा विभक्ति के क्या बनेगा? प्रथमा विभक्ति में एक वचन का शब्द है गृहम, एक वचन का शब्द है गृहम। तो प्रथमा विभक्ति के एक वचन में रूप बनेगा गृहम गृहे गृहाणि, या फिर द्वितीय में भी बन सकता है, तो आप पहले प्रथमा में ही लेकर चलिए। तो बोले कि गृहम शब्द बना प्रथमा व्यक्ति के एक वचन में। कौन सा लिंग है? नपुंसकलिंगवाची शब्द, जैसे जल वस्त्र इत्यादि का रूप चलाते हो, फल का चलाते हो, उसी तरह गृह का भी रूप चलाएंगे आप। तो बोले कि यह जो सुरेखा नाम की लड़की का क्या है? घर है। अब कैसा सिचुएशन है, आगे क्या बात है? तो बोले दूरम, दूर शब्द का भी रूप उसी तरह चलेंगे। कैसे समझा जाएगा इस बात को? देखिए, गृह शब्द क्या है? नपुंसकलिंगवाची है। गृह शब्द क्या है? नाउन है, संज्ञा है। संज्ञा के लिए जब हम किसी विशेषण का प्रयोग करते हैं तो जैसा जिस लिंग का हमारा नाउन होगा, संज्ञा होगा, वैसे ही लिंग का हम विशेषण का भी प्रयोग करते हैं। अतः यहाँ पे गृहम शब्द नपुंसकलिंगवाची है, तो नपुंसकलिंग में शब्द बनेगा दूरम, दूरम दूरे दूराणी, इसी प्रकार से रूप चलेगा। अतः दूरम शब्द भी क्या है? नपुंसकलिंगवाची है। क्यों? क्योंकि हमारा मुख्य जो नाउन है, जो संज्ञा है, वह नपुंसकलिंगवाची है। तो नपुंसकलिंगवाची शब्द जो नाउन है, जो संज्ञा है, उसकी विशेषता बतलाने वाला जो शब्द आएगा विशेषण, यानी दूर शब्द क्या है? विशेषण है। दूर है, पास है, लंबा है, चौड़ा है, छोटा है, पतला है, मोटा है, बड़ा है, ये सारे शब्द क्या है? विशेषणवाची, तो विशेषता बतला रहे हैं। ये किसी व्यक्ति वस्तु की सिचुएशन, दशा को, स्थिति को बतलाने वाले शब्द क्या है? विशेषण कहलाएंगे। तो दूरम शब्द क्या है? विशेषण है। तो नपुंसकलिंग में आया था गृह शब्द, नपुंसकलिंगवाची था, इसी नाते गृहम शब्द के लिए जो विशेषण का प्रयोग किया दूरम शब्द, दूरम शब्द क्या है? नपुंसकलिंगवाची ही है। इसका भी रूप बन जाएगा उसी तरह, जैसे गृहम गृहे गृहाणि, उसी तरह बनेगा दूरम दूरे दूराणी। तो गृह शब्द एक वचन का था, इसी नाते दूरम बोले, तो दूरम शब्द भी क्या बन गया? दूरम शब्द भी बना हमारा एक वचन का ही बना। इसी का बन जाता दूरम, द्विवचन बनता दूरे, अब बहुवचन बनता दूराणी। तो दूरम शब्द का अर्थ हुआ दूर, लॉन्ग डिस्टेंस में नपुंसकलिंग का यह शब्द है दूरम, और एक वचन में आएगा। क्यों? क्योंकि घर एक ही है, एक वस्तु की विशेषता बतलाने वाला शब्द एक वचन में कहलाएगा। तो जैसा कि हमारा नाउन है, जैसा संज्ञा है, वैसे ही विशेषण का, उसी लिंग का और उसी वचन का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिए, हमारा घर शब्द नपुंसकलिंगवाची है, तो विशेषता बतलाने वाला शब्द भी नपुंसकलिंगवाची का प्रयोग किए। हमारा गृहम शब्द एक वचन का, अतः दूरम शब्द भी एक वचन का ही प्रयोग किया गया। यहाँ पे दूरम शब्द का द्विवचन या बहुवचन का प्रयोग नहीं करेंगे, अतः वाक्य अशुद्ध हो जाता। अगला शब्द है अस्थि। अस्थि शब्द का अर्थ हुआ है। अस्थि शब्द क्या है? है। अब बोले कि अस्थि जो शब्द, जो क्रियाएं होती हैं, अस्थि शब्द है, अस्थि शब्द का अर्थ हुआ है। अस्थि शब्द क्या है? क्रिया है। तो क्रियाएं किससे बनती हैं? क्रियाओं में लिंग निर्धारण नहीं होता, क्रियाओं में हम निर्धारण करते हैं उसके मूल का, उसके धातु का, उसके मूल शब्द का। अतः अस्थि शब्द में कौन सी धातु या कौन सा मूल शब्द है? वह है अस। तो असा में हलंत, अतः इस अस धातु से अस्थि शब्द बना हुआ है। तो बोले कितने घर हैं? एक घर है, एक वचन है। दूरम शब्द एक वचन, कोई कर्ता भी है जो उसका मालिक है, वह भी एक वचन है, एक ही सुरेखा है। अतः इस प्रकार से जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा गृह है, वह एक ही है। अतः यहाँ पर अस्थि शब्द का एक वचन का प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि कितने घर हैं? एक ही घर है। अतः घर शब्द एक वचन का, इस नाते अस्थि शब्द भी एक वचन का प्रयोग किया गया। तो अस्थि शब्द का बनेगा एक वचन में अस्थि, द्विवचन बनेगा स्तः, और बहुवचन बनता है संति। अस्थि स्तः संति, इस प्रकार से बना। तो बना सुरेखा। यहाँ सुरेखा नाम की किसी लड़की का, किसी महिला का, किसी बालिका का अर्थ जोड़ेंगे, संबंध बता रहे हैं हम। घर का संबंध सुरेखा नाम की किसी लड़की से, किसी व्यक्ति विशेष से जोड़ रहे हैं। किसी स्थान का, किसी वस्तु का हम किसी अन्य दूसरे व्यक्ति से संबंध बता रहे हैं। इसी नाते जिस व्यक्ति से संबंध बताया जा रहा है, अतः सुरेखा शब्द का हम षष्ठी व्यक्ति की एक वचन में प्रयोग किए, क्योंकि हम षष्ठी व्यक्ति पढ़ रहे हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का किसी अन्य दूसरे व्यक्ति वस्तु, देखिए जिस व्यक्ति वस्तु स्थान का हम संबंध बताते हैं किसी अन्य दूसरे वाले से, जिससे बताया जाता है, उसी में षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग करता था। घर का संबंध हम सुरेखा नाम की किसी लड़की से बता रहे हैं, इसी नाते सुरेखा इस शब्द में सुरेखा नाम वाले किसी लड़की बालिका में षष्ठी व्यक्ति के एक वचन का प्रयोग किया है। यहाँ पर यह जो षष्ठी व्यक्ति का यह शब्द हमारा हुआ है, इसी कारण से षष्ठी व्यक्ति में यह वाक्य आया, नहीं तो यह वाक्य किसी और व्यक्ति में भी जा सकता था।
क्यों? क्योंकि और अर्थ, लेकिन हम यहाँ पे संबंध बता रहे हैं, का की अर्थ जोड़ रहे हैं, इसी नाते यह शब्द सुरेखा या षष्ठी व्यक्ति के अंतर्गत गिना गया, आ गया। अगला, गृहम दूरम अस्ति, इस प्रकार से सुरेखा का जो घर है वह बहुत दूर है, तो घर का संबंध हम सुरेखा नाम की किसी बालिका से, लड़की महिला से बता रहे हैं, इस नाते सुरेखा शब्द में षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। तो दूरम शब्द नपुंसकलिंगवाची एकवचन, अस्ति शब्द है अर्थ अस धातु से बना सुरेखा यहाँ गृहम दूरम अस्ति, सुरेखा नाम की किसी बालिका का, महिला विशेष का दूर घर है। अब अगला वाक्य इसमें है पुष्पस्य सुंदरता दर्शनीया। अगला वाक्य देखिए, अगला वाक्य आया पुष्पस्य सुंदरता दर्शनीया। पुष्पस्य सुंदरता दर्शनीया। देखिए, पुष्पस्य माने फूल, पुष्प का अर्थ होगा फूल, सुंदरता माने सुंदर, सुंदरता माने सब समझिए सुंदर, ब्यूटीफुल या ब्यूटीफाई। तो बोले सुंदरता माने सुंदर, सामान्य रूप से सुंदरता किसी ब्यूटी समझ लेते हैं, सुंदर है, सुंदर माने कह लीजिए शोभन है, शोभन शब्द का ही प्रयोग करते हैं। अगला शब्द है दर्शनीया, दर्शनीया का माने देखने लायक, कहते हैं ना देखने लायक है, बहुत बहुत सुंदर है, देखने लायक है। तो दर्शनीय का सामान्य अर्थ समझ लीजिए देखने लायक, देखने लायक या देखने लायक या देखने योग्य, या फिर देखने योग्य, विजिबल। हाँ, अब देखिए पुष्पस्य फूल, इसका अर्थ निकालिए, मानिए फूल का हम लोग अर्थ ले लेते हैं। सुंदरता सुंदर, और दर्शनीय माने देखने लायक है, देखने योग्य है, वाकई में ऐसी सुंदरता है पुष्प की, ऐसे फूल की सुंदरता है। तो बोले पुष्पस्य फूल का सुंदरता सुंदर दर्शनीय देखने योग्य है, ये तो सामान्य अर्थ समझ लिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं लिंग, इन शब्दों में कौन सा लिंग है। पुष्पस्य, पुष्प शब्द का रूप चलाएंगे, नपुंसकलिंग में जानेगा, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, भवनम भवने भवनानि, तो पुष्प शब्द क्या बन गया, नपुंसकलिंगवाची बन गया। अब नपुंसकलिंग में अगला शब्द आता है सुंदरता। तो देखिए सुंदरता शब्द क्या है, स्त्रीलिंगवाची है, सुंदरता किसी सुंदरता शब्द स्त्रीलिंगवाची है मुख्य रूप से। जैसे रमा लता छात्रा का रूप चलाएंगे, उससे तो बनेगा सुंदरता सुंदरते सुंदरता। तो सुंदरता शब्द क्या है, स्त्रीलिंगवाची है, सुंदरता शब्द क्या है, स्त्रीलिंगवाची विशेषतः। जैसे रमा का छात्रा का बालिका का रूप चलाएंगे, उसी तरह सुंदरता का भी रूप चलेगा अगर बोला जाए तो। अगला शब्द है दर्शनीय। दर्शनीय, देखिए जो दर्शनीय शब्द है यह भी स्त्रीलिंगवाची है, यह भी स्त्रीलिंग में ही बनेगा। कैसे समझा जाएगा, क्योंकि सुंदरता किसकी बता रहे हैं, सुंदरता शब्द फूल की बता रहे हैं, तो सुंदरता शब्द स्त्रीलिंगवाची है, अतः सुंदरता की विशेषता बतलाने वाला देखना। बोले कि हम जो चीज वस्तु देख रहे हैं वो कैसी है, तो बोले सुंदरता है, सुंदर है तभी देखने लायक है, किसी कुरूप खराब बुरी वस्तु को कोई कौन देखेगा। तो बोले कि सुंदरता शब्द जो है यह स्त्रीलिंगवाची है, अतः सुंदरता शब्द का विशेषता बतलाने वाला है दर्शनीय, तो इसके नाते यह दर्शनीय शब्द भी क्या हुआ, स्त्रीलिंग में प्रयोग किया गया। तो स्त्रीवाची यह शब्द बन गया, दर्शनीय शब्द क्या है, स्त्रीलिंगवाची है। सुंदरता शब्द स्त्रीलिंगवाची, पुष्प शब्द नपुंसकलिंगवाची, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, सुंदरता सुंदरते सुंदरता, बालिका बालिके बालिका, उसी तरह बनेगा दर्शनीय दर्शनीय दर्शनीय। हाँ, अब आ गया वचन की बात। तब षष्ठी पुष्प शब्द का जब रूप चलाएंगे तो षष्ठी विभक्ति में यानी छठवीं विभक्ति में संबंध कारक में षष्ठी व्यक्ति के एक वचन में रूप चलेगा, आपको बनेगा पुष्पस्य। सुंदरता शब्द बनेगा एक वचन में, सुंदरता शब्द बनेगा एक वचन में, और दर्शनीय शब्द भी बनेगा एक वचन में। यहाँ पे इस नाते वन लिख रहे हैं, वन का मतलब एक वचन। तो षष्ठी व्यक्ति के एक वचन में रूप बनता है पुष्पस्य। सुंदरता शब्द बनेगा प्रथमा व्यक्ति के एक वचन में, दर्शनीय शब्द बनेगा प्रथमा व्यक्ति के एक वचन में। जैसे रमा बालिका, उसी तरह सुंदरता दर्शनीय। अब बोला पुष्पस्य, तो सुंदरता जो विशेषता बता रही है वो किसकी सुंदरता है, तो बोले कि पुष्प की सुंदरता को व्यक्त करता है। तो सुंदरता का संबंध किससे है, पुष्प से है, अतः पुष्प सुंदर है, इस नाते षष्ठी व्यक्ति का एक वचन में रूप प्रयोग किया पुष्पस्य। इस प्रकार से आप लोगों ने षष्ठी व्यक्ति के रूपों को देखा। पुष्प की सुंदरता है तो इस नाते पुष्पस्य, सुंदरता दर्शनीय, देखने लायक है, देखने योग्य है, वाकई में इतना मनोहर है, इतना सुंदर है कि पुष्प को देखा जाना चाहिए, देखने योग्य पुष्प है। इस प्रकार से षष्ठी व्यक्ति में तीनों वाक्यों से आप लोगों ने संबंध को जोड़ा। सुंदरता का संबंध यहाँ फूल से है, इस नाते जो
जो सुंदर है वस्तु कौन सी सुंदर है? पुष्प। इस नाते पुष्प का पुष्प शब्द में षष्ठी व्यक्ति के एक वचन का प्रयोग किया गया है। इसी नाते षष्ठी व्यक्ति में प्रयोग किया पुष्पस्य, यह शब्द बना। इस प्रकार से षष्ठी व्यक्ति में संबंध कारक में आप लोगों ने देखा, इसमें आते यहाँ पे का शब्द जुड़ा हुआ है। किसकी सुंदरता है? पुष्प की सुंदरता है। इस प्रकार से षष्ठी व्यक्ति में तीनों वाक्य हमारे हुए। कौन कौन से? रमेशस्य गृहम अस्ति, सुरेखायाः गृहम दूरम अस्ति और पुष्पस्य सुंदरता अस्ति। यह था तीनों वाक्यों में हम लोगों ने षष्ठी व्यक्ति संबंध कारक को एक का संबंध दूसरे से जोड़ करके देखा गया है इस वाक्य में। इस प्रकार से षष्ठी व्यक्ति हुई।